प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपका भी 3 फरवरी को क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम है, राजनीतिक विज्ञान का पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आज के वीडियो में आपका पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्जाम होगा 3 फरवरी को, तो पूरा का पूरा पेपर आपका हैक हो जाएगा। और आज के क्लास के अंतर्गत हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और मेरे प्यारे प्यारे इस तरह से देख सकते हैं कि आप सबके लिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा टकराने वाला होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा सोल्व करना, 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाए, इस वीडियो को आप मेरे प्यारे बच्चों अंत तक देख लीजिएगा। अभी तक आपका सब्जेक्टिव में कुछ भी तैयारी नहीं होगा तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों की, जो आपका एग्जाम का टोटल पूर्णांक 100 अंकों का होगा जी, 100 अंकों का टोटल एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का। और समय के बारे में बात करते हैं, और सब्जेक्टिव में तो समय ज्यादा जरूरी होता है जी। तो समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे सबसे पहला चीज, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना जी, उससे पहले क्या होता है कि परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश रहता है, इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है, इन तमाम निर्देश को आपको पढ़ना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसीलिए पढ़ना है क्योंकि आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है। क्योंकि जैसे देखिए हर एक वीडियो में हम बताते हैं कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य आपको लिखना है। दूसरा चीज क्या होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव उतना उत्तर अपने शब्दों में ही देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी। मतलब बोर्ड खुद आपको बोल रहा है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दीजिए, आपको बेहतर परसेंटेज आएगा। तो आप अपने शब्दों में लिखिए, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी, और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा बाबू। तो इसलिए आप जितना बताया जा रहा है उतना काम कीजिए, एग्जाम में बाबू कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा और आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना जी, तो उसमें खंड ब लिखा हुआ रहेगा, मतलब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, सबसे पहला यहाँ पे आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा 100% बोर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का लिखा हुआ रहेगा आपका फाइनल एग्जाम में। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज के क्लास में जितना 2 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहे हैं उतना पढ़ करके आपको एग्जाम में हर हाल में जाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 15 गुना 2 की जगह टोटल आपका 30 नंबर का 2 नंबर ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी। सीधा सा समझिए, आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का 30 को रहेगा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, और आपको केवल और केवल 15 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो जितना बोला जाए उतना ही काम आपको करना, उससे ज्यादा काम नहीं करना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। और चलिएगा जी, यहाँ पे बताइएगा और लगाते चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी। 1 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे जो दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसमें बताना और इसका आंसर क्या होगा इसको लिखना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हम यहाँ पे उत्तर देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ना जी कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या है, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। इसमें भारत की शासन की प्रकृति, उद्देश्य और आदर्श जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख है, जो संविधान की व्याख्या का आधार प्रदान करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इतना आसान शब्दों में, इतना सरल शब्दों में लिखा गया है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, शब्द लिमिट। और आपको एग्जाम में 30 से 40 शब्दों में ही लिखना, और 30 से 40 शब्दों में बिल्कुल शानदार आंसर लिखा गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इससे आपका समय भी बचेगा और आपको एक बेहतर परसेंटेज भी आएगा। टॉपर इसी को फॉलो करता है। तो चलिएगा, जब लगाते चलिएगा, 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भारतीय संविधान की 2 मुख्य विशेषताएं क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं बताना है कि 2 विशेषताएं कौन सा है। तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे और इस लाइन को छोड़ करके यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संविधान की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले क्या कि यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है तथा इस संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस इतना लिख देना है, यही 2 विशेषता होता है जी। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया
3 नंबर का कि भारत की संविधान सभा पर एक टिप्पणी करना है। क्या करना है कि भारत की संविधान सभा जो है ना जी, उस पर एक टिप्पणी करना और उत्तर देकर के इस लाइन को हम तो छोड़वे नहीं करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पर जी। और इस लाइन को छोड़ करके यहां से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, कि भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इस सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीना में 11 महीना 18 दिन में संविधान का निर्माण किया और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू किया। क्या क्या 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू किया गया। बस इतना आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको लिख करके बता रहे हैं। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि भारतीय संविधान की कोई चार एकात्मक लक्षण आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण क्या है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो चलिएगा जी, यहाँ पे हम लोग बताएंगे, सिंपल है, सीधा सा है कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण हैं कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले एकल संविधान, एकल नागरिकता, शक्तिशाली केंद्र सरकार तथा आपातकाल के समय राज्यों पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण। यही जो है 4 जो है संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, आप 5 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की प्रकृति क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। सिंपल है, सीधा सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, बस सिंपल सा यहाँ पे उत्तर लिखना। और आपके द्वारा यहाँ पे लिखा गया कि भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया लचीली और कठोर दोनों है। क्या है, लचीली और कठोर दोनों है। और कुछ संशोधन साधारण बहुमत से तथा कुछ संशोधन विशेष बहुमत और कुछ राज्यों की अनुमति से किए जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 100% आपका इंपोर्टेंट मेरे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कभी भी आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। जितना बताया जा रहा है उतना कम से कम आप इस वीडियो को देख करके जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 3 फरवरी को आपका पूरा का पूरा एग्जाम में माहौल बन जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा जी, आप लगाते चलिएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का, इसमें क्या है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। वायरल क्वेश्चन है। और इस तरह के जब भी कोई प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं, नैतिक अधिकार से क्या समझते हैं, तो सिंपल सा इसमें क्या होता है जी, यहाँ पे आपको लिखने का तरीका टॉपर वाला क्या होता है कि आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वही क्वेश्चन आप भी लिखते हैं तो टॉपर को मिलता है 90 प्लस नंबर और आपको मिलता है 60 प्लस नंबर, कभी 70 प्लस नंबर। क्या रहता है अंतर यही लगता रहता है कि टॉपर के लिखने का जो होता है कला होता है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। तो आपको टॉपर की तरह लिखना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, उत्तर देना इस लाइन को छोड़ करके। और यहाँ पे हेडिंग बना कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया तो मौलिक अधिकार यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। और जिस तरह से हम लिखें उसी तरह से आपको लिखना है परीक्षा में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए दिए गए हैं तथा जिनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और चलिएगा जी, आप लगाते चलिएगा। अगला जो 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पूछा गया। और बिल्कुल शॉर्ट भाषा में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। क्या किए जाते हैं, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते मेरे प्यारे बच्चों। इतना लिखना है, बस आपको ज्यादा नहीं लिखना है और पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। और चलिएगा जी, 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि नागरिकों को 2 धार्मिक अधिकारों का वर्णन करना कि नागरिक को कौन सा 2 धार्मिक अधिकार है। तो यहाँ पे सिंपल सा उत्तर लिखेंगे, इस लाइन को रिमूव कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। और यहां से लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। साथ ही वे धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन का अधिकार रखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यही क्या है, 2 अधिकारों का वर्णन है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा जी, और उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न है 9 नंबर का कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी VVI क्वेश्चन है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमसे पूछा गया, तो उत्तर यहाँ पे देंगे। और उसके बाद लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हेडिंग आपको बनाना कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह से हेडिंग बनाना है। और यहाँ पे जैसा कि अंडरलाइन किया गया है तो अंडरलाइन आपको कर देना है, ठीक है। ये आपका कॉपी अट्रैक्टिव देखने में लगना चाहिए, तभी आगे एग्जामिनर आपको पूरा में से पूरा नंबर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव तस्करी, बंधुआ, मजदूर और बाल श्रम पर रोक लगाता है तथा मानव गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इतना लिखना, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा जी। और उसके बाद ही अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे
बच्चा पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 10 नंबर का है कि भारतीय चुनाव आयोग के 2 कार्यों का वर्णन करना है। कि भारतीय चुनाव आयोग के 2 कार्य क्या क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे उत्तर दीजिएगा और लिखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि भारतीय चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू कर लोकतंत्र की रक्षा करता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट और पूरा का पूरा वायरल प्रश्न है। और उसके बाद आप लगाते चलिएगा हमारे पास 11 नंबर में कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। मेरे प्यारे बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या होती है कि राज्यपाल जो होती है भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि और संवैधानिक प्रमुख होता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी मतलब बिल्कुल 100% वायरल है जी। और आपका तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप सबके लिए पूरा का पूरा रिसर्च करके लेकर के आए हैं। तो चलिएगा जी, आप लगाते चलिएगा। और इसी तरह से अगला जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर का, सिंपल है, सीधा सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हमारे पास है कि मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना। सीधा सा यहाँ पे उत्तर देंगे ना विनोद, और इस लाइन को तो छोड़वे करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे इस एंगल में कि सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि मंत्री परिषद अपने सभी निर्णयों और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। बस आपको इतना लिखना है, पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर में उतना दम नहीं रहेगा कि आपका नंबर काट ले। और यहाँ पे 13 नंबर में कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। क्या है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रक्रिया का वर्णन करें कि कैसे महाभियोग राष्ट्रपति पे लाया जा सकता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि संविधान उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के किसी एक सदन में आरोप लगाया जाता है तथा दोनों सदनों की स्वीकृति से महाभियोग को पूरा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना आपको लिखना है। और उसके बाद अगला जो 14 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी है, और आपको आज के क्लास में टोटल 30 प्रश्न बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सभी का सभी इंपोर्टेंट, आप उसको पढ़ करके जाइएगा और वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा यदि आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं। और 3 फरवरी को मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी पूरा का पूरा आपका पेपर ही हैक होगा। तो चलिएगा जी, आप बताइएगा कि संसदीय शासन की 2 विशेषताएं बताना है कि संसदीय शासन की 2 विशेषताएं क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सिंपल है, सीधा सा यहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आंसर होगा उत्तर देंगे और लिखेंगे कि संसदीय शासन में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तथा दूसरा क्या होता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। बस इतना ही आपको लिखना है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, उसके बाद हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न है कि मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना करना कि मुख्यमंत्री के कौन कौन कार्य होते हैं। तो सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना जी उत्तर दे करके कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का गठन करता है और राज्य सरकार का नेतृत्व करता है। क्या करता है? मुख्यमंत्री जो होते हैं यहाँ पे मंत्री परिषद का गठन करते हैं और राज्य सरकार का नेतृत्व करते हैं। वह नीतियों की निर्धारण और प्रशासन के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 16 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि राज्यसभा के 2 विशेष अधिकारों को लिखें कि राज्यसभा के 2 विशेष अधिकार क्या है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे उत्तर देना और लिखना है ना जी कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुमति है, क्या है? अनुमति देती है तथा राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देती है। बस आपको इतना लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और चलिएगा जी 17 नंबर के प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा कि लोकसभा की कार्यपालिका शक्ति क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो लोकसभा की कार्यपालिका शक्ति क्या है, तो उत्तर देकर के यहां से लिखेंगे ना विनोद, क्या लिखेंगे जी? तो हम लोग लिखेंगे कि लोकसभा प्रश्नकाल स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और उसे उत्तरदायी बनाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। बस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अक्सर बोलते रहते हैं कि भैया सब्जेक्टिव में कमजोर हैं, जितना बता रहे हैं बाबू उतना पढ़ करके जाइएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तमाम प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हमारे पास जो 18 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी,
सिंपल है, सीधा सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इसको लिखना है। तो सिंपल सा इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पे उत्तर देंगे जी, और इस लाइन को हम छोड़ेंगे और यहाँ से लिखेंगे कि न्यायिक समीक्षा शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक कानूनों और सरकारी कार्यों को निरस्त कर सकता है। बस इतना ही आपको लिखना है। और उसके बाद हमारे पास 19 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, कैसे होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होती है उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों के यहाँ पे कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। मतलब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या कहता है, वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 20 नंबर का हमारे पास प्रश्न है कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन का महत्व बताना है कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन का महत्व क्या है। और यहाँ पे हमें लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला तथा स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिले। प्यारे प्यारे बच्चों 100% आपको बोले ना जी कि 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, सभी का सभी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चलिएगा जी, आप लगाते चलिएगा, हमारे पास 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि नक्सलवाद क्या है जी, नक्सलवाद क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उत्तर देकर के हमें लिखना है। और यहां से क्या करेंगे, हम हेडिंग सबसे पहले बनाएंगे कि यहाँ पे भूमिका, तो नक्सलवाद के बारे में हमें लिखना है, यहाँ पे नक्सलवाद लिखेंगे और यहां से लिखेंगे कि नक्सलवाद एक उग्र आंदोलन है जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिएगा जी, उसी तरह से आप लगाते चलिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी का सभी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी 22 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका स्पष्ट करना, कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है। तो हम लोग यहां से लिखेंगे कि भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार, उम्मीदवार चयन और राजनीतिक दलों की रणनीति को प्रभावित करती है और चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 23 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, वायरल प्रश्न है कि सांप्रदायिकता की समस्या के 2 कारण बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि सांप्रदायिकता की समस्या के 2 कारण क्या है। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में लिखेंगे कि सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण है कि धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक स्वार्थों के लिए धर्म का दुरुपयोग, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा केवल और केवल 7 प्रश्न बच चुका है, तो आप लोग इसका सोल्यूशन जरूर करके जाइएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, उसके बाद हमारे पास 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका सिंपल सा सीधा सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं, क्या क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हम लोग यहाँ पे उत्तर देंगे और इस लाइन को छोड़ेंगे और यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि हमें क्षेत्रीयता के बारे में पूछा गया। तो क्षेत्रीयता के बारे में यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग बना करके कि क्षेत्रीयता वह भावना है जिसमें लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखते हैं, जिससे राष्ट्रीयता एकता प्रभावित होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है। और 26 नंबर में यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 2 उपलब्धियां क्या लिखना है, क्या करना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 2 उपलब्धि को लिखना है। और सिंपल तरीका लिखने का क्या होता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील देशों को महाशक्तियों के गुटों से दूर रखा और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी स्वतंत्रता पहचान स्थापित की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो हमारे पास 26 नंबर का प्रश्न है कि शीत युद्ध क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शीत युद्ध के बारे में लिखना है। तो सिंपल सा तरीका लिखने के लिए क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि हर हाल में हमें क्या करना है, 30 से 40 शब्दों में ही उत्तर देना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना जी, सबसे पहले शीत युद्ध यहाँ पे लिखेंगे और इस तरह से अंडरलाइन भी हम लोग कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल तरीका है कि शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव की स्थिति थी, जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ है। बस इतना ही आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, सिंपल है कि भारतीय विदेश नीति की 2 विशेषताएं आपको लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि भारतीय विदेश नीति की 2 विशेषताएं कौन कौन है। और सिंपल से यहाँ पे तरीका क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, गुट निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिएगा जी, आप इसी तरह से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिएगा।
और लगातार आपके पास 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सार्क का क्या महत्व है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पढ़िए। तो सार्क का क्या महत्व है जी, तो उत्तर देकर के यहाँ पे लिखना है कि सार्क तो एक संस्था है और इसका महत्व क्या है, तो यहाँ पे सार्क लिखना है और अंडरलाइन भी आप कर दीजिएगा कि सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास और शांति को मजबूत करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, इतना आपको लिख देना है। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन 29 नंबर का हमारे पास दिया गया जी कि ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों को बताना कि ग्राम पंचायत के दो काम कौन कौन सा है। तो सिंपल सा लिखने का तरीका क्या होगा, हम बस वही नहीं करेंगे कि यहाँ पे उत्तर देंगे और टॉपर वाला यहाँ पे टेक्निक को फॉलो करेंगे कि ग्राम पंचायत के गांव के, ग्राम पंचायत गांव के विकास कार्यों का संचालन करती है तथा स्वच्छता, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी तरह से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठे जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सबको आपको पढ़ करके जाना है। परीक्षा से पहले इस वीडियो को देख करके जाइएगा। और सबसे अंतिम प्रश्न आज की क्लास का मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, तो इसका सिंपल सा क्या कहना है जी कि आसियान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आसियान क्या है, तो उत्तर दे करके हम लोग लिखेंगे और लिखने का तरीका आपको हम बार बार बता रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठे क्या होता है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाना है, आसियान बनाना है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है। और आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो आर्थिक सहयोग, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इस तरह से लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब के लिए जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट 30 और यहाँ पे VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना मेरे भाई, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके अपने भैया को सपोर्ट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा जी, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी और रसगुल्लों कि सबसे कमजोर सब्जेक्ट आपका कौन सा है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा और उसके साथ ही साथ आप अपना नाम को लिख दीजिएगा कि आपका नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।